हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एडुकेटर फॉर क्लास 9th और क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक कोड 402 का फर्स्ट यूनिट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। सो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन को कंप्लीट करने वाले हैं। फाइन। सो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हमने जितना भी सब कुछ पढ़ा है ना, उस टॉपिक्स को, सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे अच्छे से। सारे इस चैप्टर के वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इस चैप्टर के असेसमेंट को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन आंसर्स थे बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। सो होप आप सभी ने वो वीडियोस देखी होगी, ताकि आपको आज का ये रिविजन अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय द वे, हम इस चैप्टर के पहले जो भी चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 और 2, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। सब चीज अवेलेबल है, उनके वन शॉट भी देख चुके हैं। ओके, सो इसी वन शॉट की सीरीज में आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। अब पर्सपेक्टिव्स होता क्या है, कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव का क्या रोल होता है बेसिकली। सो एक एग्जांपल मैंने इस चैप्टर में आपको बताया था, जिससे हमें पर्सपेक्टिव वर्ड का मतलब समझ में आया था। ओके, क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा की जो फैमिली है वो एक नई प्लेस पर आकर रहने लगते हैं, ठीक है, और उनका एक बेटा होता है विवान, राइट। अब विवान को होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो मेंटल एबिलिटी होती है, वो डिफरेंट होती है एक नॉर्मल बच्चे से। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आई इतना। अब हर इवनिंग में मिसेस शर्मा अपने बेटे विवान के साथ में पार्क में जाती है, लेकिन पार्क में जब वो जाती हैं तो क्या होता है, वहां पे जितने भी बच्चे हैं वो कोई भी उसके साथ में नहीं खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उससे डाउन सिंड्रोम है। लेकिन एक बच्चा रोहन, वो उसके साथ में खेलता है, क्योंकि उसकी मम्मा को डाउन सिंड्रोम के बारे में सारी चीजें पता होती है कि इस सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं, उन्होंने सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन बाकी जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि डाउन सिंड्रोम में जो है उसकी वजह से उनके बच्चों को भी ये डिसीज हो सकती है, बच्चा ज्यादा वायलेंट हो सकता है, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा हो जाता है, राइट। ओके, तो उसकी मेंटल एबिलिटी ठीक नहीं होती। तो ये सारे जो चीजें हैं ये अदर पेरेंट्स सोचते हैं, लेकिन रोहन की मदर को उस चीज के, उस डाउन सिंड्रोम के बारे में सारी चीजें पता होती हैं अच्छे से। ओके, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर जो बाकी सारे पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट डाउन सिंड्रोम, अबाउट विवान डिफरेंट है। बट रोहन की मदर का उसी चीज के लिए, उस बच्चे के लिए, विवान के लिए जो थिंकिंग है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। ओके, सो यहां पर पर्सपेक्टिव का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपकी थिंकिंग से है, कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते टाइम आप किसी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, किस ओपिनियन से उसके साथ बात करते हो, ठीक है, यही कहलाता है पर्सपेक्टिव, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ओके, तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया कि पर्सपेक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि लोगों की जो थिंकिंग होती है वो 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। जो अदर पेरेंट्स हैं, जो विवान के साथ अपने बच्चों को नहीं खेलने देते हैं, उनका ये थिंकिंग है, उनके पास ये निगेटिव थिंकिंग है, उनका ये रॉन्ग पर्सपेक्टिव है कि डाउन सिंड्रोम से उनके बच्चों को अफेक्ट हो सकता है। ओके, उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिना डाउन सिंड्रोम्स के बारे में जाने, बिना विवान को जाने, उन्होंने अपना ये पर्सपेक्टिव डिसाइड कर लिया है। बट रोहन की मदर ने विवान को समझा, डाउन सिंड्रोम के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो क्या कर रही है, उनका जो पर्सपेक्टिव है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, रॉन्ग नहीं है। तो सही पर्सपेक्टिव होने की वजह से विवान भी कंपनी को एंजॉय कर पा रहा है, रोहन के साथ खेल पा रहा है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह रह पा रहा है, राइट। सो ये चीज समझ में आ गई कि पर्सपेक्टिव क्या हुआ। यदि डेफिनेशन आती है एग्जाम में पर्सपेक्टिव की, तो क्या लिख कर आने वाले हो? पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू विच वी इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग एवरी कम्युनिकेशन एंड इवेंट हैपनिंग अराउंड अस। कि पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंडिविजुअल पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो हर चीज को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे समझता है, हाउ वी इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड एवरी कम्युनिकेशन एंड इवेंट हैपनिंग अराउंड अस। ओके, सो डेफिनेशन अब अच्छे से समझ में आ गई, एक एक वर्ड समझ में आ गए। और हर एक पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव होता है हर एक चीज को लेकर, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा, टीचर्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, है ना। मेरा पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स को लेकर कुछ और होगा। सो अपने सभी के पर्सपेक्टिव होते हैं। किसी चीज को लेकर हमारा पर्सपेक्टिव रॉन्ग होता है, किसी चीज को लेकर राइट होता है।
Okay, so different people have different perspectives as everyone sees things differently from others. क्योंकि हम चीजों को अलग अलग तरीके से देखते हैं. जैसे सपोज ये एग्जाम्पल देखो, अब इस एग्जाम्पल में क्या समझ में आ रहा है, ये जो पर्सन है, पर्सन ए, ये इसे कुछ अलग तरीके से देख रहा है इस नंबर को, और पर्सन बी जो है वो इस नंबर को किसी अलग तरीके से देख रहा है. तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. ये इस नंबर को क्या समझ रहा है 6, और इस नंबर को ये क्या समझ रहा है 9, क्योंकि उसकी तरफ से वो 6 के जैसा दिख रहा है, इसकी तरफ से वो 9 के जैसा दिख रहा है. तो दोनों इस पर्टिकुलर नंबर को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है इसे समझने के. सो इसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव. ओके, पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप किसी चीज को किस तरीके से समझते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग. सो दिस इज कॉल्ड द पर्सपेक्टिव. Okay, and different people have the different perspectives. So we can convey and interpret messages through the filters of our knowledge, beliefs and motives. अब आप जो मैसेज कन्वे करते हो, समझाते हो अपने मैसेज के थ्रू, वो होता है किसके थ्रू, डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू. आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपके बिलीव्स, आपके मोटिव्स, ये सब वर्क करते हैं उसके पीछे. ओके, सो दिस फिल्टर्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ आवर पर्सपेक्टिव. ये हमारे पर्सपेक्टिव के बेसिस पर ही होता है. एंड रिफ्लेक्ट द वे वी सी द वर्ल्ड. और ये पर्सपेक्टिव ही रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो. एंड द वे वी थिंक अबाउट पर्सन्स, कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो. वी आर कम्युनिकेटिंग विथ, एंड द वे वी कम्युनिकेट विथ देम, कि आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो और आप किस बारे में, किस तरीके से उनके बारे में सोच रहे हो, ये आपके पर्सपेक्टिव डिसाइड करते हैं. और ये किस पर बेस्ड होते हैं, आपके नॉलेज, आपके बिलीफ और मोटिव्स पर. ओके, सो यहाँ पर जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, दैट द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. सो अब आपको पर्सपेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ गया. एग्जाम में आएगा तो क्या डेफिनेशन लिखकर आने वाले हो. ओके, अब यदि इसके फैक्टर्स आते हैं, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, तो क्या लिखकर आने वाले हो, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. अब इन फैक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन इंडिविजुअल भी बन सकता है. मतलब ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन एटीट्यूड एंड प्रेजुडाइज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन. कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ऐसा भी क्वेश्चन सिंपल सा भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. तो आपको इनमें से कोई भी 5 पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे से याद कर लेने. क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से. सो अब इन पर्सपेक्टिव्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है विजुअल पर्सपेक्टिव, देन लैंग्वेज, पास्ट एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, प्रेजुडाइज, एनवायरनमेंट, फीलिंग्स एंड बिलीव्स. इन सभी फैक्टर्स को हम अब रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से वन बाय वन. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विजुअल पर्सपेक्टिव के बारे में. आवर ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सीन थ्रू द आईज एंड इंटरप्रेट इट. हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है कब, जब आप अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हो और उसको इंटरप्रेट करते हो. ठीक है, सो विजुअल पर्सपेक्टिव इसी को कहते हैं. इट रिफर्स टू आवर टेंडेंसी टू फोकस ओनली ऑन द पार्ट्स ऑफ द सिनेरियो दैट वी आर मोस्ट इंक्लाइंड टू नोटिस. विजुअल पर्सपेक्टिव किसको रिफर कर रहा है, ये एक टेंडेंसी होती है टू फोकस, किस पर फोकस करने की, ऑन द पार्ट ऑफ सिनेरियो दैट वी आर मोस्ट इंक्लाइंड टू नोटिस. जिसको आप नोटिस कर पा रहे हो, आप उसी को देख पा रहे हो, उसी चीज को समझ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड विजुअल पर्सपेक्टिव. जैसे इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखो, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको. इसमें आप जैसे ही देखोगे फर्स्ट टाइम आपको यही समझ में आएगा कि 2 डार्क फेसेस हैं. व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको 2 डार्क फेसेस दिख रहे हैं, जस्ट जो एक दूसरे के अपोजिट है, यही समझ में आया. लेकिन जैसे ही आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे, किसी ने आपको बोला कि ऑब्जर्व इट केयरफुली, आप जब इसको बहुत ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि 2 जो डार्क फेसेस है ना, इनसे जो मिलकर ये व्हाइट पोर्शन जो बन रहा है, ये एक वास के शेप का बन रहा है. देखो इसका जो ये शेप है, जो बैकग्राउंड में व्हाइट है, ये एक वास के शेप का आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे आपको क्या नोटिस किया कि फर्स्ट टाइम आपने जो देखा, जिस तरीके से इमेज आपके सामने आई, आपने इसका पर्सपेक्टिव डिसाइड कर लिया. तो विजुअल पर्सपेक्टिव जो हमें दिख रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग सोच लेते हैं. दैट इज कॉल्ड, हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, दैट इज कॉल्ड विजुअल पर्सपेक्टिव. मतलब इस पिक्चर को देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि 2 डार्क फेसेस है व्हाइट बैकग्राउंड पर, जिनका आमने सामने फेसेस है, ऑपोजिट फेसेस हैं. लेकिन जब आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको इसका सेकंड पर्सपेक्टिव भी दिखेगा, सेकंड पॉइंट भी दिखेगा इस इमेज का, कि ये जो डार्क फेसेस है उसके जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, उससे एक और इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट इज वास्ट इमेज. ओके, सो ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव होते हैं. सो वी सी दैट बोथ द पर्सपेक्टिव्स आर वैलिड, और दोनों पर्सपेक्टिव यहाँ पे वैलिड है. तो हर चीज के देखने के नजरिए कभी कभी एक जैसे भी होते हैं, या डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है, और सही भी होते हैं. So most of our visual perceptions are judgment that we make about people we are communicating with. Some of the judgments that we make are about, कुछ judgments जो हम कर लेते हैं लोगों के खिलाफ, वो हो सकते हैं कि
उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जज कर लेते हो, या उनकी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जज कर लेते हो, या उनकी पोजिशनल एंड फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आप जज कर लेते हो, है ना। सो चीजें जो हमें दिख रही है उसके अकॉर्डिंग जो आप जजमेंट बना लेते हो, इसी को कहते हैं विजुअल पर्सपेक्टिव। जिसके बेस्ट एग्जांपल्स ये हो गए कि आप, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा शार्प माइंड स्टूडेंट है, आप उसके पास ही बैठना प्रेफर करते हो क्लास में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपर है, उसका माइंड बहुत शार्प है, वो इजीली चीज़ों को ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो आपने उसको जज कर लिया कि इसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, टॉपर है, तो मैं इसी के पास बैठूंगा, राइट। सो ये क्या हुआ, ये हम लोगों को जज कर रहे हैं। कैसे जज कर रहे हैं? विजुअली, देखकर, समझकर हम उसे जज कर रहे हैं और अपनी पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके अकॉर्डिंग सेट कर ले रहे हैं। ओके Now language is another factor. So perspective play a role in the interpretation of words as well. Some words can have very different meanings depending on how we interpret them. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन आप उसको किस तरीके से समझ रहे हो ये डिपेंड करता है। सो लैंग्वेज का रोल समझ में आया कि आप जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, जो वर्ड्स आप बोल रहे हो, उसका सामने वाले पर क्या असर हो रहा है, वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज द फैक्टर ऑफ लैंग्वेज। सो लैरी बार्कर ने क्या बताया है, इफेक्टिव लिसनर्स रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव नो मीनिंग, पीपल हैव मीनिंग। कि वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, पीपल का मीनिंग है। जो वो वर्ड्स बोल रहा है उससे क्या मीनिंग निकल रहा है, वो किस तरीके से बोल रहा है, और रिसीवर उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। ओके, सो द असाइनमेंट ऑफ मीनिंग टू अ टर्म इज एन इंटरनल प्रोसेस, अ मीनिंग कम्स फ्रॉम इनसाइड अस। आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो आपके अंदर से आता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखो, आप अलग अलग पर्सन है, हेलो वर्ड को कितने अलग अलग तरीके से बोल रहे हो, तो हर एक पर्सन के लिए वर्ड अलग अलग है और मीनिंग लेकिन सबका एक ही है। सब हेलो वर्ड्स को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, सबके वे ऑफ टॉकिंग अलग है, ठीक है, सबका बिहेव करने का तरीका अलग है, लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग है। ओके, सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि रिसीवर आपकी बात को किस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा है। ओके, नाउ past experience, we enter a situation or a communication with certain expectations of what will happen and behave accordingly. कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि जब आपको कम्युनिकेट करना है या आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस की हो कि ऐसा होगा और आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो। ओके, सो पास्ट एक्सपीरियंस का एक बेस्ट एग्जांपल लें तो एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि दैट यू आर इनक्रेडिबली नर्वस दैट फर्स्ट टाइम व्हेन यू परफॉर्म ऑन अ स्टेज। आप स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले, पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने से डर रहे हो, आप बहुत ज्यादा नर्वस हो। ओके, बट आफ्टर योर टीचर एंड क्लासमेट्स अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस, लेकिन जब आपके क्लासमेट्स ने, आपके टीचर ने आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, देन यू आर मच मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट द नेक्स्ट टाइम यू स्टेप ऑन द स्टेज। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पास्ट एक्सपीरियंस। आपने पहली बार जब स्टेज पे परफॉर्म किया तो आप नर्वस थे, लेकिन जब आपके टीचर ने, क्लासमेट ने आपको क्या किया, मोटिवेट किया, ठीक है, जब आपके टीचर्स ने, क्लासमेट ने आपको आपकी परफॉर्मेंस को लेकर अप्रिशिएट किया, तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था नर्वसनेस वाला, वो कहीं ना कहीं हट गया और अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल हो चुके हो। तो पास्ट एक्सपीरियंस जो आपकी सिचुएशन है जिसमें आप रहते हो, उसको कहीं ना कहीं इनहांस करता है। ओके, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो मैंने एक पॉजिटिव वे का आपको एग्जांपल बताया, बट कभी कभी इसके एग्जांपल्स नेगेटिव वे में भी चले जाते हैं। ओके, सो दीज आर बेस्ड ऑन फिल्टर्स और पर्सपेक्टिव्स दैट वी हैव डेवलप्ड ड्यू टू आवर पास्ट एक्सपीरियंस। ये वो फिल्टर्स होते हैं, वो पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। ओके, जैसे इसका एक और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यहाँ पर देखो, यू स्पोक इन द क्लास एंड द क्लास लाफ्ड। आपने क्लास में बोला, आपके टीचर ने कुछ पूछा, आपने आंसर किया, लेकिन आपकी क्लास पूरी हंस रही है आपके आंसर पर। सो अब नेक्स्ट टाइम से क्या आप उसी वे में, उसी कॉन्फिडेंट वे में क्लास में बोल पाओगे? नहीं। तो इसका क्या रिजल्ट मिला? इस एक्सपीरियंस से आपको क्या मिला? यू हेजिटेट इन स्पीकिंग अप इन द क्लास। अब क्लास में आप बोलने से पहले हेजिटेट होंगे। सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, योर क्लासमेट रिफ्यूज द लास्ट टाइम यू आस्क्ड हिम टू गिव हिज साइंस नोटबुक। साइंस नोटबुक यदि आपने अपने क्लासमेट से ली, मांगी, तो उसने क्या किया, आपको रिफ्यूज कर दिया, आपको नहीं दिया लास्ट टाइम। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या आप उससे मांगोगे? नहीं। भले ही वो एग्री हो देने के लिए, लेकिन आप उससे नहीं मांगने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो अफेक्ट कर रहा है। सो यू डोंट आस्क हिम दिस टाइम इवन दो ही मे हैव एग्रीड दिस टाइम। ओके, सो पास्ट एक्सपीरियंस समझ में आ गया ना अच्छे से, कि ये भी पर्सपेक्टिव का ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ attitude is a mindset that decides how an individual perceives
एन आइडिया और अ सिचुएशन एंड रेस्पॉन्स टू इट, कि कोई इंडिविजुअल किसी भी कम्युनिकेशन करते टाइम क्या परसीव करता है, क्या सोचता है, कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड. अब द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस आर परसेप्शन. एक एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन पर. ओके, सो लुक एट द ग्लास ऑफ वाटर, इट इज हाफ फिल्ड और हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. अब ये ग्लास ऑफ वाटर को देखकर आपका क्या परसेप्शन है? सभी का एक जैसा परसेप्शन तो नहीं होगा. कुछ बोलेंगे कि ये हाफ फिल्ड है, कुछ बोलेंगे कि ये हाफ एम्प्टी है. ओके, सो यहाँ पर देखो, इस ग्लास को देखने का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि हर एक पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. हर एक पर्सन अपने स्टेट ऑफ माइंड से सोच रहा है कि दिस ग्लास इज हाफ एम्प्टी एंड दिस ग्लास इज हाफ फिल्ड. दोनों परसेप्शन बन सकते हैं. सो व्हेन वी लुकिंग एट द ग्लास ऑफ वाटर, देयर कैन बी टू ओपिनियंस, वन स्टेटिंग इट एज हाफ फुल while other considering it as half empty. So these opinions or perceptions depend upon the person's state of mind and his attitude. उसके attitude पर depend करता है, उसकी mind पर depend करता है कि वो particular चीज को लेकर क्या सोच रहा है, कैसा उसका attitude है. So ये चीज भी अच्छे से समझ में आई. So this example is often used as a metaphor for life to distinguish optimistic people from the pessimistic. Some people focus on the opportunity provided to them and feel grateful, while others choose to focus on lack of facilities and complain about their life. कुछ पीपल तो अपनी लाइफ को पाकर बहुत खुश होते हैं, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी यदि उनको मिलती है तो उसमें बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी में भी फैसिलिटीज को बहुत कम देखते हैं. ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि हर टाइम कंप्लेन करते रहते हैं. होता है ऐसा जनरली, राइट. तो यहाँ पर हर एक चीज का एटीट्यूड होता है, डिसाइड होता है कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से देख रहे हो, कैसा एटीट्यूड रख रहे हो. आइदर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में डील कर रहे हो या नेगेटिव एटीट्यूड के साथ. सो पीपल एटीट्यूड्स डिफाइन व्हाट दे परस्यू एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस. ओके, सो एटीट्यूड क्लियर. क्या लिखकर आने वाले हो ये भी क्लियर, एग्जाम्पल के साथ. बिल्कुल डन. प्रेजुडाइज. अब प्रेजुडाइज क्या होता है, इसे हम यदि हिंदी में बोले तो धारणाएं. लोग अपनी धारणाएं अपने इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं, मतलब बना लेते हैं कि हाँ ये चीज है, ऐसा ही है और ऐसा ही होगा, है ना. सो प्रेजुडाइज जो है ये एक नेगेटिव फैक्टर के रूप में आता है पर्सपेक्टिव्स में. सो प्रेजुडाइज इज एन आइडिया और ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, लॉजिक और एक्सपीरियंस. प्रेजुडाइज जो फैक्टर है वो ना तो लॉजिक पर बेस्ड होता है, ना एक्सपीरियंस पर, ना ही किसी फैक्ट पर. मतलब लोगों ने अपना ये ओपिनियन सेट कर लिया, अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लिया है, जो कि ना किसी फैक्ट लॉजिक पर बेस्ड है. प्रेजुडाइज इज कंसीडर्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटेड टू hatred or intolerance for certain groups of people. It are partly due to culture and partly due to personal preferences. ओके, सो यहाँ पर हम इसे एक निगेटिव एटीट्यूड के फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि रिलेटेड होता है हैटर्ड और इंटॉलरेंस से. ओके, जैसे सपोज कुछ चीजें होती है ना जो आपने पहले से डिसाइड कर ली है. सपोज आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हुए हो, ओके, कोचिंग के आते हो और वहां पे दो ही बच्चे हैं, एक आप और एक आपका फ्रेंड है. अब जब तक आप उस बच्चे से बात नहीं करोगे या वो आपसे बात नहीं करेगा, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तो आपने क्या ओपिनियन बना लिए दोनों को लेकर. आपने अपने फ्रेंड को लेकर ये ओपिनियन बना लिया है तो बोलता ही नहीं है, सही नहीं है, पता नहीं कैसा बच्चा है, क्या है, ये आपका ओपिनियन सेट हो गया क्योंकि वो बोलता नहीं है. लेकिन जब आप उससे बातें करने लगोगे, उसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे, तब आपको उसकी क्वालिटीज के बारे में पता पड़ेगा. तो जो धारणाएं, जो आपने पहले ओपिनियन बनाए थे, वो आपके ओपिनियन रॉन्ग हो जाने वाले हैं. तो यहाँ पर फैक्ट लॉजिक पर बेस्ड ही लोग सोचते हैं, लेकिन प्रेजुडाइज में ऐसा नहीं होता है. प्रेजुडाइज में क्या होता है, प्रेजुडाइज में का मतलब यह है कि हमने लॉजिक फैक्ट को अलग रखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी बना लिया है. ओके, सो कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन बेस्ड ऑन आवर प्रेजुडाइजेस रिड्यूसेस आवर चांसेस ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एंड प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट. तो यहाँ पे प्रेजुडाइज में क्या हो गया, आपका जो चांसेस होते हैं एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के, कहीं ना कहीं वो कम होते हैं, और जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब आप जो रिस्पॉन्स चाहते हो, फीडबैक जो चाहते हो, वो भी नहीं मिलता है. एक और एग्जांपल लें. इट इज अ कॉमन प्रेजुडाइज अमंग पीपल दैट वुमेन आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग एज मेन. ये होता है ना, जनरली गर्ल्स बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन होता है. हम ये सोच लेते हैं, कुछ लोग हैं आज भी ऐसे टेंडेंसी रखते हैं, ऐसा उनका ओपिनियन है कि वुमेन्स आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग एज मेन. ये चीज होती है, जनरली सोचते हैं लोग. सो टुडे हाउएवर वुमेन हैव प्रूव्ड दिस नोशन रॉन्ग and are excelling in physical challenging fields like military, law enforcement, sports and etc. आजकल वुमेन हर एक फील्ड में आगे है मेन से. ये चीज आपने देखा, चाहे आप मिलिट्री की बात करो, लॉ की बात करो, इन्फोर्समेंट की, स्पोर्ट्स की, किसी भी फील्ड की बात करो.
ओके सो ये जो ओपिनियन है वो सेट करके रखा है लोगों ने, ये गलत धारणा है जो सेट करके रखी है, जिसको हम कहते हैं प्रेजुडाइज, जो कहीं ना कहीं आपके जो कम्युनिकेशन है उसको अफेक्ट कर रहा है। अब इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है? सो डिफरेंट पीपल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक टू योर पेरेंट्स इन द सेम वे दैट यू डू टू योर फ्रेंड? क्या आप अपने पेरेंट्स से उसी बिहेव में बात करते हो, उसी तरीके से बात करते हो जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो? या फिर आर यू फॉर्मल वाइल टॉकिंग टू द पीपल यू नो वेल? जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो उनके साथ भी आप क्या फॉर्मली ही बात करते हो? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी नो, ऑब्वियस। आप अपने पेरेंट्स से अलग तरीके से बात करते हो घर पे रहते हो, जब आप अपने स्कूल जाते हो तो फ्रेंड्स से अलग तरीके से बात करते हो, राइट। यदि कोई स्ट्रेंजर पर्सन मिलता है उससे आप डिफरेंट वे में बात करते हो, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो उससे आप अलग तरीके से बात करते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके सो डिफरेंट पीपल के साथ में हम डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ओके सो इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है? ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, some students hesitate to voice their opinions in the classroom while others thrive on the attention of their classmates. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत शाय नेचर के होते हैं, जो जनरली क्लास में नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जनरली जो अपने क्लासमेट्स के साथ हर टाइम अटेंशन में रहते हैं, हर टाइम बात करते हैं, टीचर्स को फटाफट जवाब देते हैं, राइट। ये चीज देखिए आपने अपने क्लास में भी। ओके सो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हर पर्सन का कम्युनिकेट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। सो देयरफॉर व्हाइल सम स्टूडेंट्स एंजॉय एंड लर्न मोर फ्रॉम classroom discussions, the shy students do not speak up in the class. Okay, so the teacher talks to the shy students personally. They are better able to convey their problems and opinions. So teacher क्या करती है? टीचर उस shy student से बात करती है और उसे मोटिवेट करती है, ठीक है। जब मोटिवेट करती है तो उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो भी अदर क्लासमेट्स की तरह बिहेव करना शुरू करता है। सो रिकॉग्नाइजिंग हाउ द इन्वायरमेंट अफेक्ट योर कम्युनिकेशन with others helps you to understand why someone might be communicating in a particular way. So environment वाला point भी समझ में आ गया अच्छे से। Okay, now feelings. अब feelings जो है ये another perspective है। There are two ways in which your feeling can influence your communication with another person. अब क्या दो वे हो गई? The first one refers to the way how you feel on a specific day. If you are feeling well, you will communicate as usual, and if you are feeling sick, in a bad mood, you will talk differently. So feeling is another factor जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन को। अब सपोज क्लास में आज आप बहुत अच्छे मूड से गए हो, आपका बहुत मनपसंद खाना बना के आपकी मम्मा ने दिया है लंच में, अब आप बहुत हैप्पी हो और हैप्पी मूड से गए हुए हो, ठीक है। जब आप हैप्पी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, और कहीं ना कहीं आपका जो अंदर से फीलिंग है वो भी गुड रहेगा, राइट। लेकिन वहीं पर यदि आपको बहुत ज़्यादा डांट पीट गई या किसी स्टूडेंट ने आपके साथ लड़ाई वगैरह कर ली तो क्या होगा? आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो क्या आप उसी तरीके से गुड बिहेव कर पाओगे, उसी तरीके से हैप्पी रह पाओगे? नहीं। तो यहाँ पे फीलिंग क्या करती है? फीलिंग हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। ओके सो सिंस योर वेलबींग चेंजेस, इट ट्रांसफॉर्म्स योर वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके नाउ जैसे कि आपको यहाँ पे ये कुछ इमोजीज दिख रही है कि जब आप बहुत हैप्पी होते हो तो आपका कैसा कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है, हैप्पी मूड में रहते हो। जब आप डरे घबराए रहते हो तो आप वरीड वे में कम्युनिकेट करते हो। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तब हम बहुत एग्रेसिव वे में बात करते हो, तब हमारा कम्युनिकेशन का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो हमारी फीलिंग्स और हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करने वाले हो। ओके नाउ द एस्पेक्ट related to feeling refers to how you feel about a specific person. When you genuinely like someone, you communicate with him in very positive way. यदि आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसके साथ में बहुत पॉजिटिव वे में बात करोगे। However, when you interact with someone you do not like, your style and body language changes. ओके सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना। फीलिंग्स वाला एस्पेक्ट भी क्या लिख कर आना एग्जाम में, एग्जाम्पल के साथ। अब बिलीफ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बिलीफ यानी हम जिस चीज पे विश्वास करते हैं वैसा हमारे पर्सपेक्टिव्स हो जाते हैं, वैसे हमारे ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। ओके सो बिलीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। ओके सो आर बिलीव फॉर्म अ विशियस साइकिल। अब जो बिलीफ है वो क्या है? एक विशियस साइकिल फॉर्म करता है। आर यूनिक पर्सपेक्टिव विथ विच वी इंटरप्रेट एनी मैसेज और इवेंट स्टेम्स फ्रॉम आर बिलीफ। आप जिस चीज को कन्वे करने वाले हो, जिस तरीके से बात करने वाले हो, वो क्या है? वो डिपेंड करता है आपके बिलीफ पर। आपके एक तरीके से ये स्टेम का काम करता है। जैसे कि ट्री के लिए स्टेम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। यदि स्टेम स्ट्रांग होगा तो पूरा ट्री
हरा भरा रहने वाला है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर यदि आपका बिलीव स्ट्रांग है, यदि आप जिस चीज पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है, तो आप उसी तरीके से कम्युनिकेट करोगे, वही आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, है ना। सो बिलीव शेप आर बिहेवियर। अब बिलीव की मदद से आपका बिहेवियर बनता है विच इन टर्न अफेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन स्टाइल। सो बिलीव क्या है, बिलीफ की वजह से आपका बिहेवियर बनता है, आपका बिहेवियर आप उसी तरीके से बिहेव करते हो जैसा आपका विश्वास होता है, ठीक है, और वही अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा हमारे कम्युनिकेशन साइकिल को। तो बिलीफ को क्यों कहा है विशियस साइकिल, अब इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाने वाला है कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आप बिहेव करोगे, ठीक है, और जैसा आप बिहेव करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होने वाला है, ओके। और उसी जैसा आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, बात करोगे, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है, वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो रिस्पॉन्स, जो फीडबैक आप सेंड करोगे सामने वाले का जो बिलीफ होगा उसी के अकॉर्डिंग ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। सो इसीलिए इसको बिलीफ को क्या कहा गया है, विशियस साइकिल, ओके। सो आवर कम्युनिकेशन स्टाइल elicits responses from others and determines the result of an interaction and the reaction further reinforce our beliefs। ये वही साइकिल जो मैंने अभी समझाई आपको, वही लिखा हुआ है, ओके। सो बिलीफ इज इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है और हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है बिलीफ पर ही। सो देयरफॉर द बिलीफ सिस्टम इज अ विशियस साइकिल दैट रिपीट्स इटसेल्फ unless we make a conscious decision and put in disciplined efforts to change it so that we can think, behave and communicate in a better way. Moreover, a change in how we act and communicate will change the way other people treat us. डॉक्टर एरिक्स बर्नेस थ्योरी, देखो अब डॉक्टर एरिक्स की बर्नेस थ्योरी ने क्या समझाया हमें, on transactional analysis applied describes the effect of belief system in our behavior, कि belief system उन्होंने एक बताया जिसका हमारे behavior पर क्या असर पड़ता है, ओके, कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है एक बिलीफ सिस्टम। तो उन्होंने 4 पोजीशंस बताई थी लाइफ की। कौन सी लाइफ की 4 पोजीशंस बताई थी, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, यू आर नॉट ओके। समझ में आया, ये 4 लाइफ की उन्होंने पोजीशन बताई। फॉर एग्जांपल, अब इसका क्या मीनिंग हुआ, आई एम नॉट ओके का मीनिंग हुआ आई डू नॉट बिलीव इन माई ओपिनियंस एंड डिसीजंस। आई एम नॉट ओके मतलब मैं अपने डिसीजंस पर बिलीव नहीं करता हूं, अपने ओपिनियंस पे बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आई एम नॉट ओके। और यू आर ओके मतलब यू आर सुपीरियर देन मी, सो आई थिंक यू आर सुपीरियर एंड हैव बेटर जजमेंट दैट मी, ये यू आर ओके का हुआ। अब इन 4 लाइफ पोजीशंस पर बेस्ड, ये तो मैंने 2 ही लिखे, वैसे आई एम ओके और यू आर नॉट ओके भी है, ओके। सो ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ऐसे 4 पोजीशन है जिन पर उन्होंने क्या किया, एक एनालिसिस, एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बताया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सो द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द कम्युनिकेशन स्टाइल, बिहेवियर एंड पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इंटरेक्शंस when one approaches interpersonal situations with each one of these life positions। इन लाइफ पोजीशंस पर क्या आउटकम निकलने वाला है, आपका क्या कम्युनिकेशन स्टाइल होने वाला है, क्या आपको किस तरीके से बिहेव करोगे आप इन पोजीशंस पर, वो अब हम डिस्कस करना है, ओके। सो ये एक डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है जिसमें 4 लाइफ पोजीशंस मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, क्या बिहेवियर होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट, क्या आउटकम, क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है। सो अब वो जान लेते हैं। सो यहाँ पे 4 लाइफ पोजीशन होगी, पहली आई एम ओके, देन आई एम not okay, next is you are okay and you are not okay। if I am okay and you are okay, in that case I am okay and you are okay, आप भी ठीक हो मैं भी ठीक हूं, देन कम्युनिकेशन स्टाइल क्या हो गया, असर्टिव। अब एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था व्हाट इज असर्टिव, तो यहाँ पे असर्टिव का मतलब है सिंपल, क्लियर, ओके, नेचुरल, कि यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो नॉर्मल होगा, सिंपल होगा, क्लियर होगा, फाइन। बिहेवियर कैसा होगा आपका, वो भी क्लियर एंड काम टोन रहेगी, ओके। और आउटकम क्या आना है आपका, जो कम्युनिकेशन होगा मोस्ट प्रोडक्टिव होगा, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट वाला केस देखे, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, तो इन दैट केस आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। सो इन दैट केस आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो अग्रेसिव होगा, बिहेवियर आपका लाउड एंड एंग्री होगा क्योंकि आप सामने वाले को ओके नहीं बता रहे हो, राइट, एंड नॉट प्रोडक्टिव आपका आउटकम यहाँ आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टाइल पैसिव एंड नर्वस हो जाने वाला है, बिहेवियर आपका हेजिटेट्स टू असर्ट आइडियाज, इनएडिक्वेट एफर्ट्स एंड आउटकम इज नॉट प्रोडक्टिव। If last is you are not okay and I am not okay, दोनों ठीक नहीं है, so communication style हो जाने वाला passive and aggressive, और behavior आपका evades conflict, does not accept or follow the group discussion। group discussion में जो भी बातें हो रही है आप उसको follow नहीं कर पा रहे हो, है ना, जो कुछ conflicts occur हो रहे हैं, so यहाँ पर भी आपका जो outcome आने वाला है, result आने वाला है, वो not productive आने वाला है, ओके। सो यहाँ पर क्या बताया डॉक्टर बर्नेस ने कि ये 4 उन्होंने लाइफ पोजीशंस बताई हैं जिनका क्या कम्युनिकेशन स्टाइल होगा और कैसे बिहेवियर होगा और किस तरीके से आउटकम आने वाला है,
ओके, सो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, जिसका वन शॉट मैंने आज डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स देखे हैं जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को, ओपिनियंस को अफेक्ट करते हैं। सो हमेशा हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होना चाहिए जिससे आपको बेटर आउटकम मिल सके, बेटर रिजल्ट मिल सके, उसके लिए क्या फैक्टर्स है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, एग्जाम्पल्स के साथ समझा। होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, यदि एग्जाम में से क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि डिफाइंड पर्सपेक्टिव्स या राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्सपेक्टिव्स या फिर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स, या आपको अलग अलग फैक्टर्स भी पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रेजुडाइज, राइट शॉर्ट नोट ऑन फीलिंग या बिलीफ सिस्टम, राइट, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो सारे फैक्टर्स को जो मैंने समझाया ना, अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। ओके, और याद क्या करना है इन द सेंस, यदि आपको समझ में आए तो ये ऐसा चैप्टर है कि आप अपनी ओन लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ लिख कर आना, एग्जाम्पल के साथ और टू द पॉइंट यदि आंसर लिख कर आओगे तो आपको 110% मार्क्स मिल जाने हैं। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यूट्यूब के साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हो मेरी सारी वीडियोस को magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com लिखना है गूगल पे, इस तरीके का होम पेज शो होगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास, दैट इज क्लास 9th। जैसे क्लास 9 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे कहाँ पर, अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर। यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट दिख जाने हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़े, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। ओके, अब यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट भी मिलेगा, दैट इज क्लास 9th इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर। अब इन सब्जेक्ट्स की लिस्ट, सॉरी चैप्टर्स की लिस्ट पर, यहाँ पे देखो जितने भी चैप्टर्स हैं हमने अभी तक जो कंप्लीट कर लिए सब आपको विजिबल होंगे। किसी भी चैप्टर में, किसी भी वीडियो में टॉपिक वाइज वीडियोस भी अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर्स, असेसमेंट वगैरह सब अवेलेबल है। जिसमें भी डाउट है क्लिक करना वीडियो, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, जरूर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।